हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का पार्ट थर्ड। ये चैप्टर 1 है क्लास 11 का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई होप आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना पार्ट थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसके मेंबर अनडिवाइडेड इंडिया में इलेक्ट हुए थे। और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और इसको वापस रीअसेंबल किया गया था 14 अगस्त 1947 में। अब यहाँ इसके जो मेंबर थे, प्रोविंशियल्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर थे, उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया था। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर, उसके तहत जितने भी हमारे मेंबर्स थे, प्रोविंशियल्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए। अब ब्रिटिश कैबिनेट यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा एक प्लान लाया गया था। उस प्लान में ये था कि जितने भी प्रोविंस है और जितने भी प्रिंसली स्टेट है, उन सबको सीटें कैसे अलॉट होंगी, उन सबको सीटें उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल में अलॉट होंगी। यानी जितने भी जितने भी प्रांत और देसी रियासत थे, उन सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें अलॉट की जानी थी। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जितने भी प्रोविंसेस थे, यानी जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था, वहाँ पर 292 मेंबर को इलेक्ट किया गया और प्रिंसली स्टेट में जबकि 93 सीटें अलॉट हुई। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 3 कम्युनिटीज़ के बीच में मेनली हुआ, मुस्लिम, सिख और जनरल में। इसमें भी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोपोर्शनल, मतलब कि इन द प्रोपोर्शनल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही सीटें अलॉट की गई थी। और इसके जो मेंबर्स थे उनकी वोटिंग एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसवर्सल वोट, इसके जरिए वोट हुआ था। इसका मतलब क्या है, संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया था। इसका जो डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना दूंगी एकदम डिटेल में कि ये होता क्या है, इसमें वोटिंग कैसे होती है और कैसे पता चलता है कि किसके पास ज़्यादा वोट है। तो ये था हमारा प्लान। अब जो हमारा टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था 3 जून 1947 में, 3 जून देखिए नोट करने वाली चीज़ है, 3 जून 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था एक योजना के तहत। ये योजना एक प्लान के तहत हुआ था पार्टीशन। ये प्लान कौन सा था, कोई बता सकता है आप सब में से? कौन से प्लान के जरिए इंडिया का पार्टीशन हुआ था? माउंटबेटन प्लान के जरिए, माउंटबेटन योजना के जरिए इंडिया का पार्टीशन हुआ था 3 जून 1947 में। तो फिर जितने भी, जब मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तो जो पाकिस्तान एरिया में चला गया, तो वहाँ के जो मेंबर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि जितने भी मुस्लिम मेंबर्स थे वो तो पाकिस्तान में चले गए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इंडिया की थी। तो फिर क्या, मेंबर रिड्यूस होकर कितने हो गए, 299। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर कब तैयार हो गया था बच्चे, कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 24 जनवरी 1950 में 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट थे, जहां पर और जिनके सिग्नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली किए गए थे। और फिर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जैसे को पता है आपको, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और 24 जनवरी 1950 को इन सब पे सिग्नेचर हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इतने ज़्यादा वायलेंस में बनाया गया था, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया गया और इतने प्रेशर में बनाया गया, लेकिन फिर भी हमने एकदम राइट लेसन सीखा, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम कभी ना आए, ये सब ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शंस ऑफ सिटीजन्स वेयर नॉट only would minority be secure but religious identity would have no bearing on citizenship right। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे माइनॉरिटी को भी सिक्योर किया गया है और रिलीजियस आइडेंटिटी को भी सिक्योर किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बट दिस अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेस अपॉन ओनली द सरफेस हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब although the member of the assembly were not elected by the universal suffrage। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था, ठीक है, और फिर जो इसके जो मेंबर थे वो यूनिवर्सल सफरेज के जरिए इलेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। तो देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब अबव। जैसे कि ऊपर सब डिस्क्राइब किया गया है, जितने भी मेंबर्स थे रिलीजन्स के उनको अच्छे से उनकी रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया। और क्या बताया है, द असेंबली हैड 28 मेंबर फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। 20 शेड्यूल्ड कास्ट से 28 मेंबर को लिया गया था। और जो पॉलिटिक्स की पार्टी की बात करें, जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट पार्टी थी उस टाइम। जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट पार्टी थी। इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली ऑक्यूपाइंग as many as 82% of seat in the assembly after the partition। पार्टीशन के बाद क्या कांग्रेस को कितनी परसेंट सीट मिली थी? 82%। The Congress itself was such a diverse party that is managed to accommodate almost all shade of opinion with it। कि कांग्रेस वहाँ पे उस टाइम डोमिनेंट पार्टी थी और कांग्रेस पर सबको अच्छे से बिलीव था, ठीक है। तो वो सब कुछ लेके चल रही थी और सारे चीज़ों को, सारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को लेकर चल रही थी, उसको सॉल्व कर रही थी और उसको 82% आफ्टर पार्टीशन सीट प्रोवाइड हो गए थे। अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, इसमें क्या हुआ, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इज वॉज ब्रॉडली। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी और उसके जो जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में उनकी वैल्यूज़ है, किसी की चीज़ में बहस हो जा रही थी, ठीक है, बहुत चीज़ें से जिसमें क्या बोलते हैं बहस हो जाती थी। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडॉप्ट द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट्स मेंबर ब्रॉड देयर डेलिबरेट। कि भाई ये बहस कौन सी चीज़ों पे होती थी कि भाई सोसाइटी में कौन से नॉर्म्स रखने चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। किसी को किसी की बात सही नहीं लगती थी, कोई उस पर अग्री करता था, कोई उस पर अग्री नहीं करता था। कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब हम कोई एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, तो सब चीज़ों को लेके चलना होता है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तभी इतना अच्छा है क्योंकि उस पर एक एक चीज़ पर बारीकी से क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है, ठीक है, ध्यान दिया गया है। और बहुत सारे लेजिटिमेट मतलब बहुत सारे बहस हो जाया करते थे, कैसे कि क्या कि भाई इंडिया को सेंट्रलाइज रखना है, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाना है, और स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन होना चाहिए, जुडिशरी के पास क्या पावर होनी चाहिए, और राइट क्या लिखा है, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन सब में क्या इश्यूज हो जाया करते थे, डिस्कशंस में इश्यूज हो जाया करते थे। लेकिन सबसे एक ऐसा टॉपिक है कि एक ऐसा टॉपिक जो बिना बहस के ही सफल हो गया, वो टॉपिक कौन सा था, यूनिवर्सल सफ्रेज।
वो प्रोविज़न कौन सा था? यूनिवर्सल सफरेज। ओनली वन प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। सिर्फ एक वही प्रोविजंस था यूनिवर्सल सफरेज जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया, क्योंकि जितने भी हमारे नेता थे उन सबको इन सब पे डिबेट करना उन्हें ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि इलेक्शन और वोट का राइट हर किसी को होना चाहिए, और उन्होंने जितने भी एक सर्टेन एज उन्होंने निर्धारित कर दी कि इस एज के होने के बाद ही वोट देंगे। जैसे हमारे इंडिया में कितनी एज है? 18+ के होने के बाद आप क्या है, वोट दे सकते हैं। 18 ईयर्स कि जब आप हो जाते हैं तो आपके पास वोट का अधिकार आ जाता है। तो इन्होंने एक ऐसी एज रखी जिसके बाद पहुंचने के बाद कि वो वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, एजुकेशन के हो, किसी भी जेंडर या कोई क्या कितनी भी इनकम वो कमाते हों, वो वोट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कोई भी इशू करना ज़रूरी नहीं समझा। अब बहुत सारे अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रो इज अथॉरिटी फ्रॉम the fact that members of the Constitutional Assembly engage in what one might call public reason. The members of the Assembly place a great emphasis on discussions and reasons argument. जैसे कि मैंने बताया कि असेंबली के मेंबर्स में ज़्यादा एम्फासिस, डिस्कशंस में बहुत एम्फासिस और आर्गूमेंट हो जाया करते थे, क्योंकि वो खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा वो पब्लिक के हितों के बारे में सोच रहे थे। वो अपने हित से ज़्यादा क्या पब्लिक के हितों के बारे में सोच रहे थे, जनता के हितों के बारे में सोच रहे थे कि आने वाले समय में हमारी जनता को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत 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 अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को बात समझ में आ रही है? हाँ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सब की हिस्ट्री में इसका बहुत 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 ऊपर इसका नाम हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन फॉर इम्फास इन द maintain the procedure of assembly as well. The constituent assembly had 8 major committee on the different subject. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमेटी थी? 8 कमेटी थी। कौन कौन सी? यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर दिस कमेटी। B.R. अम्बेडकर क्या थे? इस कमेटी के चेयर थे। अब ये जितनी भी कमेटी थी, ज़रूरी नहीं था कि ये सब एक दूसरे में अग्री हो, ये बहुत एक दूसरे के कभी कभी खिलाफ होते थे, लेकिन वो काम क्या एकदम साथ करते थे। जैसे कि अम्बेडकर जो थे वो गांधी जी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। क्या थे? अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। कांग्रेस और गांधी के बहुत ज़्यादा वो आलोचना करते थे, यानी उनके अगेंस्ट ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करते थे। और ये अम्बेडकर के शेड्यूल कास्ट को ही ज़्यादा कहते थे कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, ये उनके हितों के बारे में ही सोचते थे। और पटेल और नेहरू भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ में थे जिसमें वो डिसएग्री हो जाया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अकेले अकेले वर्क करते थे, नहीं, वो सब के सब टुगेदर ही काम किया करते थे। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. अब देखिए, एक डिबेट होना, किसी बात पे एग्री होना, डिसएग्री होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने नेशन के लिए बनाया जा रहा है। किसी बात को बारीकी से जानना, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या हमारे फ्यूचर में हमारे क्या काम आ सकता है, क्या काम नहीं आ सकता है, कौन सी क्वेरी सही है, उन सब बातों को बारीकी से जानना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रियल वर्क था, और साथ में काम करना। अब देखिए, द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। असेंबली को कितना समय लगा? 166 डेज लगा
और जैसे मैंने पहले बताया कि कितना समय लगा, 12 ईयर 11 मंथ, 2 साल 11 महीने का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसमें डेज नहीं लिखे हैं, डेज है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अंडरस्टैंड? अब क्या, बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट. An assembly is diverse as the Constituent Assembly of India could not have functions if there was no background consensus of the main principle of the Constitution should ensure. These principles were forged during the long struggle for freedom. अब देखिए, जितने भी अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना इफेक्टिव कैसे बना है, क्योंकि एक लंबे समय तक हम संघर्ष करते रहे, लंबे समय तक हम इतनी लाचारी, इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ में जिए, तो हमारा एक बैकग्राउंड बन गया था कि ऐसा मतलब वापस नहीं होना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी हमको नहीं जीनी जहाँ पर स्वतंत्रता ना हो, जहाँ पर खुशियाँ ना हो, जहाँ पर लोग सही से सुख से चैन से जी ना सके। तो ये सारा बैकग्राउंड हम लेके चले, जिसका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना है। The Constituent Assembly was giving concrete shape and form the principle it had inherited from the nationalist movement. Constituent Assembly में भी जो nationalist movement से ही बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड किया है हमने शेप। आई एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, नेशनल मूवमेंट से ही बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा। For decades preceding the promulgations of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant for making the Constitution, the shape and the form of government in India should have, the values it should uphold, the inequality it should overcome. कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिबेट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि गवर्नमेंट के शेप क्या होने चाहिए, और इंडिया गवर्नमेंट की इंडिया कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे कैसे वैल्यूज़ होने चाहिए, इन इक्वालिटी को कम करना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों को लेके डिबेट्स होते थे। Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought the Constituent Assembly is the objective resolution moved by the Nehru in 1946. अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नेहरू जी ने 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस रखे थे, यानी एक प्रियम्बल रखा था, मतलब एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसको आज प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने कब रखा था? 1946 में, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमारे इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, सोवर्जिनिटी, आइडेंटिटी, ये सारे हमारे होने चाहिए थे। क्या द रिजोल्यूशंस द एनकम्पल्स्ड द एस्पिरेशन एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रीवियस सेक्शन दिस देखो, बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन द आर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशंस टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स। फंडामेंटल कमिटमेंट्स होने चाहिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे नेहरू जी ने रखे थे 1946 में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस रखे थे हमारे नेहरू जी ने, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसके अंदर क्या क्या बातें थी? इक्वालिटी, लिबर्टी, democracy, sovereignty and composition identity. Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedure, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. इसमें क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर मोरल कमिटमेंट ज़्यादा होने चाहिए थे कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय जो गवर्नमेंट ने पीपल से जितने भी प्रोमिस किए थे उन सबको पूरा करना हमारा मेन पर्पस था। तो क्या मोरल कमिटमेंट ज़्यादा स्थापित करना हमारा मेन पर्पस था। क्या जो मेन पॉइंट्स रखे गए थे हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में, क्या था कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा और रिपब्लिक होगा। इंडिया shall be union of the earth will
British Indian territories, Indian state and other parts outside the British Indian state are willing to be a parts of the union. कि इंडिया क्या होगा, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द अर्थ विल, इंडिया एक संघ होगा अर्थ विल द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज से, इंडियन स्टेट खुद की होगी एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज वर विलिंग टू बी अ पार्ट्स ऑफ द यूनियन। तो ये सारी चीज़ें थी। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन of the government and administration except those assigned to be the basis in the union. All power and authority of the sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. All people of India shall be granted and secure social, economic, political justice, equality of status and opportunity and equality before law and fundamental freedom of speech, expressions, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality. इसमें इन सारी चीज़ों से ही मालूम चल रहा है कि भारत एक संघ है, भारत स्वतंत्र है और इंडिया में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन सबको सिक्योर किया गया है, इक्वालिटी लाई गई है, सबको अपॉर्चुनिटी, कानून से पहले सबके पास अपॉर्चुनिटी है, समानता है, क्या है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई। फ्रीडम्स किस चीज़ की, स्पीच की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप्स की, ग्रुप बनाने की, एक्शन सब्जेक्ट्स लॉ बनाने की, पब्लिक मोर्टेलिटी। द माइनॉरिटीज, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards. जितने भी कम संख्या में लोग थे, जितने भी माइनॉरिटीज़ थे, बैकवर्ड्स लोग थे, जितने भी ट्राइबल एरियाज थे, मतलब जितने भी कम संख्या में लोग थे, उन सबको सुरक्षा प्रदान किया गया था। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड according to justice and law of the civilized nation. The territorial integrity of the republic अब जितनी भी टेरिटोरियल हमारी जितनी भी सीमाएं बन गई थी हमारी रिपब्लिक भारत में, वो क्या थी, एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, अपने लैंड पे क्या थे, सोवरेन, हम स्वतंत्र थे, क्या सोवरेन होंगे हम लैंड से, सी से एंड एयर से, और इसको हम अपने जस्टिस और अपने लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। द लैंड वुड मेक full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. The land would make full and willing contribution to promotion the world peace and welfare of mankind. Understood? अब institutional arrangement. The third factor ensuring the effectiveness of the constitution is a balanced arrangement of the institution of the government. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया, अच्छे से अरेंजमेंट किया गया कि किसी के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकार का क्या करे, मिसयूज़ कर सके। तो क्या है, The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary. Executive, legislature और judiciary के बीच में क्या बैलेंस बनाने में बहुत टाइम लगाया। This led to the adoptions of the parliament from the federal arrangement. अब क्या, पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है, और which would distribute government powers between the legislature and the executive on the one hand, between the state and the central government on the other hand. क्या गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किन के बीच में, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक तरफ, और दूसरी तरफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में गवर्नमेंट के पावर को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। विल evolving the most balanced governmental arrangement, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiences of other countries. अब देखिए
कि जब ये बैलेंस गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट किया जा रहा था, कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने मतलब कि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उन सब से उनको लर्न करने में, उनसे सीखने में उनको हेजिटेशन नहीं हुई। और जितने भी अदर एक्सपीरियंस कंट्रीज़ थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से रीड करके उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाया। क्योंकि वो एक्सपीरियंस कंट्री थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना लिया था। तो क्या एक्सपीरियंस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनको किसी भी बात की हेजिटेशन नहीं हुई। The framer of the constitution were not averse to borrowing from the other constitutional traditions. अब ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या बोरो किया गया है। नहीं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो नहीं किया गया। बस उसमें उसे जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड किया और जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। क्योंकि अभी हम क्या न्यूली हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो क्या न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो फिर हमको भाई एक्सपीरियंस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, उसको पढ़ने की ज़रूरत थी कि देश में शांति व्यवस्था किस तरीके से बनाए रखी जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। अंडरस्टैंड? हाँ। बट बोरोइंग दिस आइडिया वॉज नॉट स्लेविश इमिटेशन फ्रॉम इट। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिपेंडेड ऑन ग्राउंड सिचुएटेड विद इंडियन प्रॉब्लम्स एस्पिरेशंस। जैसे मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, अब देखिए कि इसमें तो तीन चार ही देशों के नाम दिए गए हैं। अब जहाँ से हमने कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा प्रोविजन लिया है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया गया है। हमारे मतलब सिस्टम में क्या जिसकी सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या होती है वही जीतता है, तो ये वही सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या है? स्पीकर का क्या रोल होगा पार्लियामेंट में, संसद में, और क्या उनका वर्क होगा, वो हमने यहीं से लिया है। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने यहीं से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ द, और जो हमारे जो जुडिशरी है वो क्या इंडिपेंडेंस है, वो किसी के अंडर में नहीं है। तो हमने अपने जुडिशरी को क्या इंडिपेंडेंस रखा है। ये चीज़ें हमने कहाँ ली है? यूएस से। आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं। फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स ली हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए? अ क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। द आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में हर एक चीज़ समझ में आई होगी। इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वीडियो मुझे एकदम डिटेल में बनानी पड़ेगी। तो आप बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए। पहला टॉपिक तो ये हो गया, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगी प्रियम्बल का एकदम डिटेल में वीडियो होना आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th में है, आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अच्छे से ब्रीफली पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रियम्बल का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी और जितने भी 1946 में जो हमारे नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे उसका वीडियो भी मैं आपको एकदम डिटेल में प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है, जिस भी
टॉपिक में डाउट लगा आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो एकदम डिटेल में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।